तो मैंने लास्ट क्लास में आपको हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट कंप्लीट करा दिया था कि भाई हर्ट क्या होता है और ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। ग्रीवियस हर्ट मैंने बताया था कितने तरीके के होते हैं ग्रीवियस हर्ट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट किसी को एट पता है? टाइप सर 8 एट कंडीशंस टाइप। बताई थी। एट टाइप। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मोस्टली कि भाई ग्रीवियस हर्ट बताएं कितने तरीके के होते हैं और क्या होते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करने होते हैं आठों पॉइंट कि भाई ये सारे के सारे ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में। और विल स्टार्ट विद सेक्शन 126। 126 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बोलते हैं इसको। और ये रीड भी होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के साथ। रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी की एक डायरेक्शन को रोका है, कहीं आने जाने से किसी को आपने एक डायरेक्शन में रोका तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, और अगर आपने किसी को किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोका तो उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, सेक्शन 126 हमें बताता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में। इसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अपनी डायरेक्शन में चल रहा है और उसको किसी ने जबरदस्ती रोका कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा। और अगर उस इंसान को चारों तरफ से रोक दिया गया तो आप कहीं भी नहीं जाओगे, तो इस पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोलते हैं। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें समझ में नहीं आया हो तो। रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट किसी को कोई डाउट नहीं है? सर एक बार और बता दो लास्ट टाइम। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की अपने स्कूल या कॉलेज जा रही है और आपने उसको रास्ते में रोक लिया उससे बात करने के लिए। सिर्फ आपने उसकी एक डायरेक्शन पे रोका है, वो वापस भी जा सकती है या किसी और रास्ते से वो निकल के चली जाए, तो वो रॉन्गफुल डिस्टेंट होगा। बट उस लड़की को आपने चारों तरफ से घेर लिया है, वो कहीं भी मूव नहीं कर पा रही, तो इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। ओके, ये एक अपराध है। ओके। ओके सर। तो वी स्टार्ट विद द किडनैपिंग। क्लास में मैंने ब्रीफ दे दिया था, इसका बता भी दिया था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि जो लोग ऑनलाइन हैं उनको भी पता लग जाए कि किडनैपिंग अफेक्शन क्या होता है। किडनैपिंग बेसिकली दो तरीके का होता है। आउट ऑफ इंडिया किसी को किडनैप करके ले जाना, और किसी को गार्जियनशिप में से किडनैप करना। ठीक है, किडनैपिंग दो तरीके का होता है। एक किसी को आउट ऑफ इंडिया लेके जाना, दूसरा किसी की वो भी किसी की गार्जियनशिप से लेके ले जाना या टेक से इंटाइज कर देना। किडनैपिंग बच्चों की होती है और अनसाउंड पर्सन की होती है। जैसे कि जो भी लड़का या लड़की जिसकी उम्र 18 साल के अंडर है या वो अनसाउंड माइंड है, तो ऐसे लोगों के साथ अगर कोई फोर्स यूज नहीं किया गया है, उन्हें बहला फुसला के अगर आप ले जाते हैं, तो इसको सिंपली हम लोग किडनैपिंग कहते हैं। ओके, किडनैपिंग जो वर्ड है वो बेसिकली किड से बना हुआ है। और इसके साथ हम लोग चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि चाइल्ड कौन है? जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है बट वो अनसाउंड माइंड है, और आप उनको टेक अवे करते हो या इंटाइज करते हो, बहला फुसला के ले जाते हैं आप, तो ये किडनैपिंग होता है। दूसरा जो वर्ड है अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब होता है कि किसी का फोर्सफुली किसी को मजबूर कर देना अपने साथ ले जाने के लिए। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, अबडक्शन किसी का भी हो सकता है। ठीक है, किडनैपिंग में एज लिमिट है कि भाई 18 साल से नीचे वालों का और अनसाउंड पर्सन की होगी। क्लियर? यस सर। शुरू करें आगे? यस सर। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 137 बताता है किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग दो तरीके की होती है। किसी को इंडिया से बाहर लेके जाना, किसी को भी, तो उसको हम किडनैपिंग बोलते हैं। दूसरा, किसी की गार्जियनशिप में से किसी को ले जाना, जैसे कि कोई बच्चा है, उसकी उम्र 18 साल से कम है या अनसाउंड माइंड है, तो उसको हम किडनैपिंग में डालते हैं। बट अगर आप किसी बच्चे को जबरदस्ती फोर्स करके लेके जा रहे हो, तो फिर वो किडनैपिंग नहीं, वो अबडक्शन है। यस, इधर बोलो।
हाँ, अपहरण, yes। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी, क्या ये कौन परेशान कर रहा है क्लास में? हाँ, तो जैसे मैंने बताया किडनैपिंग में बच्चों की किडनैपिंग होती है, अनसाउंड पर्सन की किडनैपिंग होती है, जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है, जिनको आप बहला फुसला के ले जाएं, टेक्स कर दें या इंटाइस करके ले जाएं, तो उसको किडनैपिंग कहा जाता है। और अगर आप किसी को फोर्स यूज करके, बल यूज करके अगर लेके जा रहे हैं, तो उसको हम अबडक्शन बोलते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। सबसे जो लॉजिकल पॉइंट इसमें ये है एज पर द लॉ कि किडनैपिंग में इंटेंशन नहीं होता है, अबडक्शन में इंटेंशन होता है। किडनैपिंग एकमात्र ऐसा अपराध है जहां पे इंटेंशन वर्ड यूज नहीं किया गया, सिर्फ वर्ड यूज हुआ है टेक्स और इंटाइस, किसी को बहला फुसला के ले जाना। ठीक है, बाद में कोर्ट में डिपेंड करता है कि भाई आपका इरादा किस तरीका था या कैसा था। फिलहाल के लिए आप पे चार्ज लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, बच्चे की कस्टडी फीमेल को मिल गई, ठीक है, और बच्चा स्कूल में है, उसके फादर साहब गए और उस बच्चे को अपने साथ घर पे ले आए, उसको खिलाने के लिए, प्यार व्यार करने के लिए। तो क्या वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगा सकती है? यस सर। किसी को कुछ कहना है? यस सर। हाँ, यस सर, लगा बोलिए। सकती है। क्यों? मैंने पूछा क्यों? क्योंकि वो कस्टडी में था ना क्योंकि उनकी सर इसलिए। टेक सेंटाइज हुआ है ना, और टेक्स और इंटाइज गार्जियनशिप करता मदर की है। है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चाइल्ड को टेक्स या इंटाइज करते हैं, भले आपका इरादा नहीं हो, बट आप पे किडनैपिंग का चार्ज लग जाएगा। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी अपने रिलेटिव के बच्चे को खिलाने के लिए लेके आए हो कि चलो बेटा तुम्हें चीज दिला के लाते हैं, और चीज दिलाने के बहाने आप उसे अपने घर ले आए, उसकी मदर को बिना बताए, तो उसकी मदर किडनैपिंग का चार्ज फाइल कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन जरूरी नहीं है, आप सिर्फ टेक्स अवे कर देंगे, इंटाइज कर देंगे, तो हम आपका मान लेंगे कि भाई आपने किडनैपिंग कर दी। ये सेकेंडरी मैटर है, कोर्ट में डिसाइड होगा कि भाई आपने क्या किया, कैसे किया, बट फिलहाल के लिए ये चार्ज लगेगा आपको। ओके, समझ डन में आया सर। सबको? ये नेक्स्ट यस। सर एक पॉइंट ये है। पर्सन पे दोनों चार्ज लग सकते हैं? क्या? एक पर्सन पे दोनों चार्ज लग सकते हैं, जैसे कि पहले उसको बहला फुसला के ले गए बच्चे को, फिर बीच हम्म। रास्ते पे फोर्स यूज कर दिया, फिर किडनैपिंग और अब्डक्शन। नहीं नहीं नहीं, वो शुरुआती पॉइंट ऑफ व्यू से ही आना चाहिए, दोनों नहीं अच्छा, लग सकती, एक ही लगेगा। शुरुआती दौर पे ही जगह, मान लीजिए एक बार वो गाड़ी में बैठ गया, बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे को अपनी मम्मी के पास या फादर के पास लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है, देन वो फोर्स यूज कर रहा है, वो इरेलेवेंट है, वो किडनैपिंग में ही आएगा, अबडक्शन कंसिडर नहीं होगा। ओके, यानी एक ही चार्ज लगेगा। हाँ, एट द मोमेंट जब आपने वो ऑफेंस किया है, जब आपकी इंटेंशन क्या थी, वो चेक होता है। क्लियर? क्लियर सर। ये एग्जाम अगर वो पॉइंट ऑफ उसमें व्यू के हर्ट लिए, यूज कर दे तो हर्ट। अगर उसने हर्ट यूज करा है तो हर्ट का अलग से चार्ज लगेगा उसके ऊपर। ओके। मगर सर सबसे हर्ट भी इम्पोर्टेंट ये है कि एब्डक्शन ही आएगा ना। वो बच्चा किसी कस्टडी में होना चाहिए, गार्जियनशिप में होना मैंडेटरी है। सर डेट सपोज किसी का बच्चे को कोई भला बुला के ले गया और वो लेडी अपने बच्चे को वापस ले आई कोई अपने घंटे बच्चे को, बाद, वापस ले आई उस औरत से जो हाँ, भी उसको ले गया लेडी। तो क्या फिर वो जाके जब वापस ले आई उसको, फिर जाके वो एफआईआर कर सकती है कि भैया क्या इसका किडनैपिंग का ऐसा कुछ? आप ही, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप किसी के माइंड को रीड नहीं कर सकते।
कैसे पता लगेगा कि आप इसको लेके गए थे किडनैपिंग के इरादे से या नहीं लेके गए थे? हम्म, ये बहुत डिफिकल्ट है जज करना। आप बच्चा 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद ला रहे हो, अभी आप ये कोर्ट में एक्सप्लेन करना कि आप बच्चे को क्यों लेके गए थे, क्यों आपने उस बच्चे को टेक्स्ट किया था। हम्म, ओके, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई रेड लाइट पे कोई बच्चा है, भीख मांग रहा है ना, कुछ लोग आते हैं उस बच्चे को बहला फुसला के ले गए, बच्चा मना कर रहा था भाई मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ, उसको अपनी गाड़ी में डाला और ले गए, तो क्या ये किडनैपिंग है? बच्चे की उम्र 5 साल है या 7 साल है। नो सर, एबडक्शन। क्यों? सर फोर्स का यूज हुआ है। सर बहलाया था, उन्हें फोर्स मना तो हुआ करना ही। था। नो सर, वो गार्जियनशिप बहला में फुसला किसी के तो फिर तो किडनैपिंग होना चाहिए सर। बट वो गार्जियनशिप में कहाँ है किसी की? यस, अगर वो लावारिस बच्चा है, रेड लाइट पे भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा है, उसका कोई गार्जियन नहीं है, ऐसे बच्चे को आप लेके जाओगे तो ये अबडक्शन होगा। सर अगर बहला क्लियर? फुसला के जाएंगे तब भी एबडक्शन होगा क्या? यस, सर क्योंकि एक किडनैपिंग का जो एसेंशियल पॉइंट है वो गार्जियनशिप में है कि भाई गार्जियनशिप में होना मैंडेटरी है। सर ये पॉइंट एक बारी प्लीज रिपीट कर देंगे, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया। ओके, मैंने बोला कि अगर रेड लाइट पे कोई बच्चा भीख मांग रहा है जिसकी उम्र 5 से 7 साल है, बेगर्स का एक वो क्या बोलते हैं उसको ग्रुप है भीख मंगवाने का बच्चे से, वो उस बच्चे को पहला फुसला के या जबरदस्ती उठा के अपनी गाड़ी में ले गए। अब ऐसे केसेस में आप किडनैपिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि जो किडनैपिंग जो वर्ड है उसके अंदर जो गार्जियनशिप है वो मैंडेटरी है, किसी की तो गार्जियनशिप में बच्चा होना चाहिए, अगर गार्जियनशिप नहीं है तो ये नॉर्मल सा अबडक्शन है। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो किडनैपिंग में आपको 3-4 क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि वो चाइल्ड हो, मतलब 18 साल से एंटर में हो, या अनसाउंड पर्सन हो, प्लस वो किसी गार्जियनशिप में हो। गार्जियन कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपके घर पे बच्चा है तो आप गार्जियन है, बच्चा स्कूल चला गया तो स्कूल वाले उसके गार्जियन है, किसी रिलेटिव के यहाँ घूमने गया है तो रिलेटिव उसके गार्जियन माने जाएंगे, मतलब कभी ना कभी वो किसी न किसी के अंडर में गार्जियनशिप में होगा। बट अबडक्शन में गार्जियनशिप का कोई लेना देना नहीं है, और अबडक्शन किसी का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास आए और मुझसे कहे कि भाई आपकी मदर आपको बुला रही है और वो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप हमारे साथ चलो, मैं उनके साथ चला गया, तो ये किडनैपिंग है, अबडक्शन है? सर एक बार रिपीट करेंगे? एबडक्शन। मुझे कुछ लोग आए ये बताने के लिए कि भाई आपके घर पे किसी की हालत ठीक नहीं है, आप तुरंत चले घर, और मैं उनकी बातों में आया, उनके साथ चला गया, तो ये अबडक्शन है, किडनैपिंग है? एबडक्शन। क्यों? सर फोर्स तो यूज हुआ नहीं, एबडक्शन तो नहीं है ये। Okay. बट सर किडनैपिंग भी कैसे हुआ? तो किडनैपिंग भी कैसे हुआ? वही एक चीज तो इंडिया के अंदर है बताओगे तो ना, या तो कुछ किडनैपिंग भी हुआ नहीं ही हुआ। नहीं है। अगर सर आपको फॉरेन ले जाते हैं बहला फुसला के तो किडनैपिंग हो जाएगी, किडनैपिंग ही आउट ऑफ लगी। इंडिया। क्या कह रहे हैं? सर आउट ऑफ इंडिया ले जाएंगे आपको बहला फुसला कर तो हो जाएगी किडनैपिंग। तो ये किडनैपिंग में आ गया, बट आउट ऑफ इंडिया लेके नहीं गए, ये तो अबडक्शन ही होगा सर, तो ये क्योंकि किडनैपिंग है, अबडक्शन? एबडक्शन है सर। आप 18 ईयर से एबव है तो सर आप आपके गार्जियन तो नहीं है सर। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मैन का मेल जो मेल होते हैं, जब उनकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो जाती है तो उनका गार्जियन कोई भी नहीं होता, मेल के केस में। फीमेल के केस में
हमेशा गार्जियन होगा शादी से पहले उसके माँ बाप और शादी के बाद उसका हस्बैंड गार्जियन होता है। तो अगर किसी मेल को आप ले जाओ 18+ वाले को पहला फैसला के रेफरेंस की डिसीटफुल मीन्स, जब आप सेक्शन 138 पढ़ोगे तो उसमें 2 वर्ड ले रखे कि अगर आपने किसी को फोर्स यूज करके ले गए या डिसीटफुल मीन्स मतलब कि धोखाधड़ी से झूठ बोल के तरीके के साथ, तो भी वो अब्डक्शन माना जाता है। उन्होंने फोर्स तो यूज नहीं करा मेरे खिलाफ, बट ये कहा कि भाई आपके मौत आप चलिए हमारे साथ, तो ये डिसीटफुल मीन्स है, तो मेरा अब्डक्शन हो सकता है, किडनैपिंग नहीं हो सकती। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये था कि सजा जो है ज्यादा अबडक्शन में मिलती है या किडनैपिंग में? 7 years एंड अब्डक्शन में ज्यादा सजा मिलती है, किडनैपिंग में कम है। और एक चीज और लगती है इसमें कि किडनैपिंग जो है अपने आप में कंप्लीट अपराध है, अब्डक्शन अपने आप में कंप्लीट अपराध नहीं है। आपने अब्डक्शन किसी पर्पस के लिए करना होता है, वो पर्पस भी आपके साथ लगेगा। जैसे कि अब्डक्शन आपने किया है रैंसम के लिए, अब्डक्शन आपने किया है भीख मंगवाने के लिए, अब्डक्शन आपने किया है उसको शादी करने के लिए उसके साथ, मतलब कुछ भी, रेप के लिए, मर्डर के लिए, मतलब कुछ भी आप हो सकता है उसके पीछे इरादा। न्याय समझ में? दोबारा रिपीट करूं? सर एक बार प्लीज। अब्डक्शन जो है अपने आप में अपराध नहीं है, इसके साथ कुछ और भी करना पड़ता है। सर ये एलएलबी ये वाली आपने क्लास है, उसको बी मर्डर के एलएलबी लिए वालों की? अब्डक्ट, क्या ये एलएलबी की क्लास है, बी एलएलबी की? तुम किस कंपनी के हो? मैं कंपनी का नहीं हूँ सर, एलएलबी का हूँ। फर्स्ट ईयर या बीए बीकॉम किसके हो? मैं फर्स्ट ईयर हूँ अभी, एलएलबी 3 ईयर है। हाँ तो ये एलएलबी फर्स्ट ईयर की क्लास है। ठीक है सर। तो पॉइंट ये था कि कहाँ पे था मैं, एब्डक्शन खुद में एक हाँ जोन में। अब्डक्शन जो होता है वो अपने आप में अपराध नहीं, उसके साथ कुछ और भी होता है। कि भाई अगर कोई किसी का अपहरण कर रहा है तो किसी इरादे के साथ करेगा, उसको ले जाके उसको पालेगा पोसेगा थोड़ी, वो बड़ा थोड़ी उनके लिए जा रहा है। वो रैंसम मांगेगा, उसका मर्डर करे, रेप करे, फिरौती मांगे, उससे भीख मंगवाए, जो भी उसका इरादा हो वो करे, तो उसके ऊपर अब्डक्शन के साथ कोई और भी चार्ज लगेगा। बट किडनैपिंग अपने आप में कंप्लीट है। आप बच्चे को आपने टेक अवे कर दिया, भले आपने बच्चे से कुछ नहीं करवाया, आपके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लग जाएगा। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? यस यस सर। Okay. तो एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ, किडनैपिंग जो है वो 18 साल से कम वालों के साथ या अनफाउंड पर्सन के साथ होती है। इंटेंशन इसमें नहीं है, आप नॉर्मली उसको टेक सर्वे करते हैं, इंटाइज करते हैं, बेला फुसला के ले जाते हैं, तो किडनैपिंग मान लिया जाता है। और अगर आप किसी पर्सन को, चाहे उसकी एज कितनी भी हो, आउट ऑफ इंडिया लेके जाते हैं तो वो किडनैपिंग कंसिडर होती है। क्या होती है? किडनैपिंग कंसिडर। अबडक्शन किसी का भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, बट उसमें या तो फोर्स यूज कराएंगे या डिसीटफुल चीटिंग या धोखाधड़ी के साथ उसको लेके जाया जा रहा है, तो उसको हम अबडक्शन दें। क्लियर? समझ में आया सबको? सर ये दोनों 137 सेक्शन में ही आएंगे? नहीं नहीं, Abduction- एक तो 137 में, 8 में आएंगे। किडनैपिंग अलग है और अबडक्शन अलग है, दोनों अलग अलग अपराध है। तो बस आपको ये चेक करना है कि किडनैपिंग में आपको एज पे ध्यान देना है और गार्जियनशिप पे ध्यान देना है कि गार्जियनशिप है या नहीं है किसी की, वो बच्चा किसी कंट्रोल में है या नहीं है। और फिर ये चेक करना है कि आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं या इंडिया के अंदर ही रख रखा है। और अबडक्शन में आपको कुछ ध्यान में रखना, बस ये ध्यान रखना है कि किसी को आपने फोर्स यूज करके या धोखा देके आप उसको लेके जा रहे हैं, तो वो अबडक्शन है। ये साक्षी बोलो। सर व्हाट इफ ऐसा हो कि जो किडनैपर है उसने एक 5 से 6 साल के बच्चे को किडनैप करा
जिसके गार्डियंस हो, पर उसका पर्पस ये है कि उसको उसके पेरेंट्स से पैसे लेने हैं, तो वो वहां पे उसके पास पर्पस है किडनैपिंग का। तो मुझे पहले आप ये बताएं कि आप लेट कैसे आए? सॉरी सर, रिपीट करना। आप लेट क्यों आए? अभी एंटर हुए ना? नहीं सर, मैं तो शुरू से हूँ। साक्षी सर वो पवार बोल रहे हैं। यस सर, वो मैं हूँ सर। एक्चुअली नेटवर्क इशू था तो मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी लगाने। वो अब लग गया। चलो, क्या कह रहे हो? अच्छा, 4 साक्षी, ठीक है। हाँ साक्षी, विल यू रिपीट योर क्वेश्चन वंस अगेन? आप रिपीट करोगे? सर जैसे किडनैपर है, उसने एक 5 से 6 साल के बच्चे को किडनैप करा, उसके पास वहाँ किडनैपिंग का पर्पस है कि उसको उसके पेरेंट्स से पैसे लेने हैं हाँ। फिरौती के उसमें। तो वहां पे उसके पास किडनैपिंग का पर्पस है। आपने कहा कि अबडक्शन में पर्पस होता, किडनैपिंग में नहीं होता, तो वहां पे नहीं उसे नहीं, क्या कंसीडर करें? पर्पस दोनों में होता है। अबडक्शन में प्रूव करना पड़ेगा, किडनैपिंग में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ओके, किडनैपिंग आपने की है बच्चे से भीख मंगवाने के लिए, तो आपके ऊपर किडनैपिंग प्लस बैगिंग का चार्ज लगेगा। किडनैपिंग आपने मर्डर के लिए की है, रैंसम के लिए की है, तो आपके ऊपर लगेगा अलग से। मगर आपने किसी पर्पस से भी नहीं, अगर आपने अपने रिलेटिव के बच्चों को अगर बाहर आप ले गए उनके बिना परमिशन के, तो वो किडनैपिंग ऑफेंस में आता है। आई मीन टू से ये अबडक्शन में कुछ ना कुछ एडिशनली ऐड होगा ही होगा। अबडक्शन अपने आप में अपराध नहीं होगा, पर से ऑफेंस नहीं है। यस, कि भाई अपहरण आपने क्यों किया है? अब कोई बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल है, हमने उससे बोला कि भाई चलो तुम्हारी मम्मी बुला रही है, हमारे साथ चलो। बच्चे ने कहा भाई मैं नहीं जा रहा आप लोगों के साथ, मैं आपको नहीं जानता। आपने बच्चा उठाया, गाड़ी में डाला और लेके चले गए, तो ये किडनैपिंग है, अबडक्शन है? अफेक्शन अबडक्शन है सर। सर, फोर्सफुली हुआ ना, और झूठ फोर्स यूज कर लिया, ठीक है। तो बच्चा अगर आपके बहलाने फुसलाने तक में आ गया, आपकी बातों में आपके साथ चलने के लिए तैयार हो, तो ये सिंपल किडनैपिंग है। बट बच्चे ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा आपके साथ, और फिर आपने उसको जबरदस्ती डाला है गाड़ी में, तो ये अबडक्शन। ओके, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, 137 एंड 138 मैंडेटरी क्वेश्चन आता है। किडनैपिंग और अबडक्शन में अंतर बताइए। किडनैपिंग 2 तरीके की होती है, इंडिया से बाहर लेके जाना या गार्जियनशिप में से किसी को लेके जाना। अबडक्शन किसी भी इंसान को फोर्स या डिसीटफुल तरीके से अपहरण करना उसका, चाहे वो किसी भी एज का हो। अब नेक्स्ट है आपका कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर, सोनी का कुछ कहना है तुम्हें? हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर इंडिया के अंदर भी तो किडनैपिंग होती है ना, तो ये हाँ। कंपलसरी है कि आउट ऑफ इंडिया ही लेके जाना पड़ेगा? नो नो नो, किडनैपिंग उन्होंने 2 तरीके बताई। अगर इंडिया में रखोगे तो लॉफुल गार्जियनशिप वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और इंडिया से बाहर लेके चले जाओगे तो इंडिया आउट ऑफ किडनैपिंग। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। अब आज जो हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका मैं ब्रीफ दे देता हूँ, कल इसको कंप्लीट करूंगा क्लास में। मर्डर जो है 2 तरीके का होता है, छोटा मर्डर, बड़ा मर्डर। मर्डर 2 तरीके का होता है, एक छोटा मर्डर होता है, एक बड़ा मर्डर होता है। छोटे मर्डर को हम लोग कल्पेबल होमोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पेबल होमोसाइड। और बड़े मर्डर को हम लोग प्रॉपर मर्डर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेना इसमें, आपने किसी को कुएं में धक्का दे दिया, आपको नहीं पता उसको तैरना आता है नहीं आता, कितने % चांस है कि वो बच सकता है? 1%। 50% सर। अगर ए ने बी को कुएं में धक्का दे दिया जिसमें पानी भरा हुआ है, उसे नहीं पता इसे तैरना आता है नहीं आता, कितने % चांस है कि उसकी जान बच जाएगी?
50% सर। 50% सर। 50%। 50%। हो सकता है उसको तैरना आता हो सकता है कोई बाहर वाला उसकी हेल्प कर दे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? जी सर। और अगर मान लीजिए मैंने उस कुएं में पहले से ही 2 मगरमच्छ और 1 कोबरा छोड़ रखा है, फिर कितने % चांसेस है बचने के? 10%। 0.1%। 1% हो सकता है इसमें तो। नहीं बचने का फिर 0.125%। ये मैथ की क्लास नहीं है जो आप लोग मुझे मैथमेटिक बता रहे हो। 0.1.5 मतलब क्या है ये? लॉ की सबसे खास बात यही होती है कि इसमें वाहियात सब्जेक्ट नहीं है जिसे मैथ बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई इतना सटीक नहीं पूछ रहा मैं परसेंट में, बस इतना बता दीजिए कि कितने % चांसेस है कि उसकी लाइफ बच जाए अगर उसमें मगरमच्छ भी और कोबरा सांप डला हुआ है। अरे 10% 1-8% ही हो सकता है सर। 1%। और हो सकता है वो जब गिर रहा हो तो मगरमच्छ के ऊपर, सांप के ऊपर गिर जाए, मर जाए तो बच जाए वो। हाँ 50% वो मर जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि पहले वाले में मारने का इरादा और दूसरे वाले को मारने के इरादे में तो अंतर है या नहीं? ये दोनों में अंतर है। बिल्कुल है क्या अंतर है? सर। उसमें वो कंप्लीट पहले वाले में उसको चांसेस थे कि बच सकता था, बट दूसरे वाले में चांसेस वो कंप्लीटली उसको मारना चाहता है। सेकंड वाले में सर प्लानिंग कर ली इसने पहले। प्री प्लान्ड मर्डर है सर सेकंड उसका वाला। इंटेंशन था उस टाइम मारने का। प्लान दोनों में ही होगा भाई, कोई भी रैंडमली किसी को थोड़ी कुएं में डाल देगा। सर वो अनइंटेंशनली मरा था ना, उसमें कोई तैयारी नहीं थी, इसमें तैयारी है, इसमें इंटेंशन है, पूरी प्रिपरेशन है। सर इसमें तो वो पहले वाले में टेंशन नहीं है, कुएं में किसी को ऐसे फेंक दोगे। सर बट इसमें ये इंश्योर होना चाहता है कि वो बचे नहीं। वेरी गुड, हरिओम ने बिल्कुल ठीक बोला। सोनिका तुम बोलो, हाथ कब तक खड़े करके रखोगे? बोल दिया करो जब तक। सॉरी सर, वो लास्ट क्वेश्चन के लिए था। तो अभी तक रखा हुआ है वो। एटलीस्ट हटा लिया करें आप। देखिए, डेथ भी दोनों में होगी, मारने का इरादा दोनों में ही है। भाई किसी को कुएं में आपने उसे चूल्हा जलाने के लिए तो भेजा नहीं, अंतर आपके इरादे का है कि आपका इरादा कितना लेवल हाई है। जैसे कि अगर मैंने अपने एक्स का मर्डर किया और 100 टुकड़े करे उसके, तो आप सोचो मुझसे कितनी नफरत करता हूं। सर प्यार से ज्यादा नफरत करते हो। जितना प्यार के उससे ज्यादा नफरत। और वहीं अगर मैंने सिंपली उसका गला दबा के मार दिया, फिर दोनों में क्या अंतर है? सर बेइंतहा नफरत। इंटेंशन। इंटेंशन का नफरत है। एक में मेरी सर इंटेंशन बहुत हायर है, मैं सीवियरिटी चाहता हूँ कि सीवियरिटी तड़प है तड़प सर। के मरे, कोई चांस ही ना हो उसके बचने का। सर लेवल ऑफ सीवियरिटी हाई है। हाई सीवियरिटी से आपने उसका मतलब अगर कट किया है तो सीवियरिटी उसकी हाई है। तो सीवियरिटी के हिसाब से देखें जाए तो वो हाई प्रायोरिटी है और ये लो सीवियरिटी है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने किसी को एक नॉर्मल गन से मारा, ठीक है, 1 या 2 शॉट मार दिया आपने उसको, वहीं आप AK-47 और बॉम्ब भी आपने उसकी बॉडी में फिट करा, तो फिर ये क्या शो कर रहा है? तो कोई चांस ही ना हो बचने का। कि आप उसे जान से मारना चाहते हैं बस। मतलब मैं चाहता हूं कि किस्मत इसका साथ ना दे। प्रकृति इसका साथ ना दे, मगर फिर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने मगरमच्छ वाला एग्जांपल बताया, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद 1% तो चांस होगा, क्या पता बच जाए। अरे 10% बच जाएगा। साकाल मूवी देखी है? ये सर देखिए। वो कहता है बड़ा ही अजीब जानवर है, कितना भी खिलाओ मरता ही नहीं, भूख ही नहीं मिटती इसकी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मगरमच्छ का मन नहीं है खाने का, वो छोड़ देगा। सर क्या पता वो आधे कुएं पे ही अटक जाए। क्या पता वो बचपन तो में उसने मगरमच्छ पहले पाले हो। वाले केस में भी हो सकता है जब मैंने मगरमच्छ नहीं डाल रखा। नहीं,
ये भी हो सकता है कि दोनों मगरमच्छ आपस में लड़ने लगे उसके लिए और वो बच जाए, दोनों की पार्टी हो जाए। तो कहने का मतलब चलिए हम लोग एक अनुमान ये मान लेते हैं कि अगर कुदरत ने उसको बचाया तो 1% या 5% मैक्सिमम उसके बचने के चांसेस हैं इस केस में, एज पर अगर हम प्रकृति के ऊपर छोड़ें। बट आपने जो कोशिश की थी उसमें आपके एफर्ट्स में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल एग्जांपल ठीक है कि भाई आपने नॉर्मल उसको फेंका है तो ये कल्पेबल होमोसाइड है, बट आपने अगर उसके हाथ पैर बांध के डाला है उसको तो आप चाहते हैं कि ये तैर ही ना पाए, बच ही ना पाए। और एफर्ट जो आप कर रहे हैं, जैसे कि कोई इंसान मगरमच्छ पकड़ के लेके आया है, मगरमच्छ को उसके अंदर डाल रहा है, तो वो एफर्ट्स तो पूरे कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? ऑफ कोर्स सर। तो इन दोनों का अटेम्प्ट भी होता है। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम एलएलबी में आए हैं, इससे पहले आपने कल्पेबल होमोसाइड, मेरे हिसाब से 99% लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ अपराध भी होता है। मर्डर सब लोग सुना होगा, सब में मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, बट कल्पेबल होमोसाइड नहीं सुना होगा। किसी ने सुना था इससे पहले? झूठ मत बोलें। नहीं सर। नो सर। ये सब पढ़ाई के दौरान ही पढ़ा था बस। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपने तो पूरे एफर्ट्स करे, मगरमच्छ भी डाला, सांप भी डाल दिया, फिर भी वो बच गया, इसमें आपकी क्या गलती है? कुछ गलती नहीं, आपकी किस्मत, बैड लक है आपका। तो आप पे चार्ज लगेगा अटेम्प्ट टू मर्डर। बट नॉर्मल अगर तरीके से आपने उसको धक्का दिया था और कोई मगरमच्छ उसमें नहीं था और वो वहां बच जाता है तो उसके लिए अलग से ऑफेंस है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं आया समझ में? थोड़ा सा सर। थोड़ा सा, बिल्कुल कितना सा? 10-1% सर। कहने का मतलब कि आपने अटेम्प्ट टू मर्डर भी सुना होगा बट अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड नहीं सुना होगा। तो अगर कोई इंसान बच जाता है और उसका इरादा, उसको जो मारने का जो इंटेंशन था अगर लो है तो उस पे मर्डर, हाफ मर्डर का चार्ज नहीं लगता, उस पे अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगता है। और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं वो अपने क्लाइंट को यही दिलासा देते हैं कि भाई हम आप पे मर्डर का चार्ज नहीं लगने देंगे, हम आपको कल्पेबल होमोसाइड से बचाएंगे। वो उसको कन्वर्ट करने में लगते हैं। सर इसमें सजा सुप्रीम कितनी कोर्ट होती के है? यही तो अंतर है। अगर आपने किसी का मर्डर किया है या तो आपको उम्र कैद होगी या तो फांसी की सजा होगी। और कल्पेबल होमोसाइड है तो आपको 7 साल 10 साल में भी छोड़ दिया जाएगा। इसमें बेल हो सकती है? बेल तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा, बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। कहने का मतलब ये कि वकील का ये काम है कि वो अपने क्लाइंट पे कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगवाए और पीपी का ये काम है कि वो उसको मर्डर में कन्वर्ट कराए। इसी पे ही आर्गुमेंट होता है कोर्ट में कि ये मर्डर है या कल्पेबल होमोसाइड है। और वहीं आप रोड पे चल रहे हैं, अचानक से आपके रोड के सामने कोई आ गया और आपने उसको गाड़ी से उड़ा दिया, तो ये क्या मर्डर है? नहीं सर, मर्डर ये क्या कल्पेबल होमोसाइड है? नहीं है, एक्सीडेंट है सर। अटेम्प्ट है सर। ये रेस एंड नेग्लिजेंट डेथ है। क्या है? रेस एंड नेग्लिजेंट डेथ। आपका कोई इरादा नहीं था। ओके, तो डेथ बाय द एक्सीडेंट, डेथ बाय द कल्पेबल होमोसाइड एंड डेथ बाय द मर्डर, तीनों में इंटेंशन का ही फर्क है। एक में इंटेंशन 0 है, एक में इंटेंशन 50% है, एक में इंटेंशन 100%। डिग्री का अंतर है। सबको समझ में आया? हाँ जी कैन यू सर। प्लीज रिपीट इट सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। सर तीनों एक बार रिपीट कर दीजिए, बाकी सब समझ आ गया। बिल्कुल, सांस तो ले लो, एक लंबी सांस लेनी पड़ती है।
कहने का मतलब ये कि अगर इरादा आपका मारने का कम है, ठीक है, और मरने वाले के परसेंट में ज्यादा बढ़ोतरी है कि वो बच भी सकता है, तो ये कल्पेबल होमोसाइड है। और आपका इरादा 100% है या 95% आपने डिसाइड कर लिया है और आपकी प्लानिंग भी ऐसी है कि भाई ये बचेगा नहीं, तो ये फिर मर्डर है। और वहीं अगर आप रोड पे चल रहे हैं और अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपसे और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये ना ही कल्पेबल होमोसाइड है ना ही मर्डर है, ये डेथ बाय द नेग्लिजेंस है, लापरवाही से। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको रोड पे लिखा रहता है कि भाई 80 की लिमिट में आप अपनी कार को ड्राइव करें, आप 120 चला रहे हैं और कोई मर गया, तो क्या आप लाइबल हैं? यस सर। क्यों? सर हम ओवर स्पीड थे ना। आप नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हैं। तो आपका इंटेंशन तो नहीं किसी को मारने का, बट जो आपका नेग्लिजेंट एक्ट है उससे किसी की मृत्यु हो रही है, इसका मतलब आपको इतने तो नॉलेज है ना कि भाई मैं तेज चला रहा हूँ, अपनी लिमिट से ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है किसी के साथ। जो ये नॉलेज है ये भी एक इंटेंशन है। क्लियर? सर कोई यस सर। सेल्फ डिफेंस में अगर किसी का मर्डर हो वो अभी नहीं लेंगे, वो 1 महीने बाद। सेल्फ डिफेंस एक बार भी होता है, सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, बिल्कुल एंड में। ठीक है? यस सर। यस सर। कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर में मेरे हिसाब से एक मिनिमम स्टडी जो बताती है कि 3 महीने भी लग जाते हैं कि भाई किस किस केस में हम कल्पेबल होमोसाइड करते हैं, किस केस में मर्डर करते हैं। इसमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। बाकी एक्सप्लेनेशन कल क्लास में कराऊंगा, फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में जो कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करता है, जज अपना माइंड अप्लाई करता है, तो किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। सबसे पहले चेक करता है मर्डर वेपन, कि मर्डर में जो डेथ हुई है उसमें वेपन क्या यूज हुआ है, चाकू यूज हुआ है, गन यूज हुई है, तलवार यूज हुआ है, खंजर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है। वेपन की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो हर चीज वेपन है जो एज ए वेपन यूज हो सकती है। फिर जज अपना माइंड अप्लाई करते हैं कि बॉडी ऑफ इंजरी कहाँ हुई है। बॉडी ऑफ इंजरी कहाँ हुई है मतलब अगर आपने किसी के हार्ट के पास मारा है, किसी को हेड शॉट किया है, हेड पे मारा है, तो जाहिर सी बात है आपने उसके एक वाइटल ऑर्गन पे अटैक करा है जिसमें बचने के चांसेस कम है। वहीं अगर आपने किसी को पेट में गोली मारी है या टांग पे गोली मारी तो चांसेस है कि बच जाए। बट अगर आपने हार्ट के पास गोली मारी है तो किस्मत ही उसको बचा सकती है, नॉर्मल तो इंसान वो नहीं बचेगा। अगर यहाँ गोली मारी है तो जाहिर सी बात है इट्स अ केस ऑफ मर्डर। सर कितनी दूर से आपने अटैक, एक सेकेंड पहले मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद। तो सबसे पहले कोर्ट देखती है कि भाई मर्डर वेपन क्या है, फिर कोर्ट चेक करती है कि इंजरी हुई है वो कहाँ हुई है, किस पार्ट पे हुई है। डॉक्टर बताएगा कि सर ये इंजरी बहुत खतरनाक थी, यहाँ गोली लगने पे या यहाँ अटैक करने पे बंदा नहीं बचता। जैसे कुछ नस ऐसी होती है हमारे शरीर में जहाँ पे अगर अटैक करते हैं तो इंसान की तुरंत मृत्यु हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि क्या उसे उस चीज की नॉलेज थी कि किस नस को दबाना है। अगर उसे नॉलेज थी कि इस नस पे मारूंगा तो मर जाएगा तो ये मर्डर है, और अगर उसे नॉलेज नहीं थी कि इस नस पे मारने से मृत्यु हो जाती तो ये कल्पेबल होमोसाइड या डेथ बाय द नेग्लिजेंस हो सकता है। तो सबसे पहले वेपन चेक करेंगे, फिर बॉडी ऑफ इंजरी चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि उन दोनों का रिलेशन क्या था, मरने वाले का और मारने वाले। क्या दोनों भरे बैठे थे एक दूसरे से? अगर एक दूसरे से पहले से उनकी राइवलरी चल रही है, पहले से उनकी दुश्मनी है, वो किस लेवल की उनकी दुश्मनी है उससे पता लगेगा कि ये कपल होमोसाइड था। चौथा, टाइम भी डिपेंड करता है आपने उसको किस टाइम पे मारा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने किसी को हाईवे पे रात के 2 बजे चाकू से उसकी नस काट दी, तो क्या परसेंटेज कि उसको हॉस्पिटलाइज हो जाएगा और उसके बचने के चांसेस होंगे? प्लेस, कि आपने उसको कहां पर मारा, जगह पे डिसाइड होती है
कि अगर आपने ऐसी सुनसान जगह उसको ले जाके मारा है जहां से वो कोई हेल्प नहीं मांग सकता, कोई उसको असिस्ट नहीं कर सकता, हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो भाई क्लियर केस ऑफ मर्डर है। और अगर आपने उसको ऐसी जगह मारा है जहाँ से हॉस्पिटल नियर बाई है, वो ट्रीटमेंट अगर मिलता तो बच जाता, और डॉक्टर का टाइम पे ट्रीटमेंट करते तो बच जाता, तो वो एक नॉर्मल कल्पेबल होमिसाइड है अगर वो मर जाता है। तो वेपन, इंजरी कहाँ हुई है, रिलेशन क्या है दोनों का, टाइम एंड प्लेस ही डिसाइड करता है कि ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड। क्लियर सबको? यस सर। अब सुनिए, कल मैं क्लास में इसको सेक्शन के हिसाब से बताऊंगा कि सेक्शन में क्या क्या लिखा है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या क्या कहती है। सर कल ऑफलाइन क्लास क्लास है? ऑफलाइन क्लास है कल। तो कल सर छुट्टी है कल की या आना है? भाई जिसका मिस हो गया उसका मिस हो गया, नहीं उसका कल रिवाइज होगा टीचर। वाल्मीकि जयंती है सर। कल छुट्टी बता रहे हैं ना? अभी कॉलेज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर नोटिफिकेशन आ गया तो छुट्टी हो जाएगी, नहीं आया तो फिर हम ऑनलाइन ही मिलेंगे। नहीं आएगा तो आना है फिर कॉलेज। ठीक है सर। ठीक है, ये सारी होम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है और उस दौरान मैं बाहर निकलता हूँ गाड़ी से और बहस हो गई और वहां पे फायर कर दिया, और मेरा इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, बट वो गलत से उसके हार्ट पे जाके लगी, तो उस केस में क्या हो सकता है? इसे रोड रेज कहते हैं, रोड रेज। भाई इंसान को वेपन से दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहना चाहिए? वेपन से। वेपन इतनी खतरनाक चीज है, अगर आपके पास है और आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो वो इस्तेमाल होगा। आप गाड़ी में वेपन लेके चल रहे हो, आपके किसी के साथ झगड़ा हो गया और आपने उसको शूट कर दिया, तो फिर ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड और यहाँ तक कि मर्डर पे भी जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आपने उसके किस बॉडी पार्ट पे मारा है। क्लियर हरिओम? डन सर।